नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में वीकेसी विशु में। मैं हूं विशाल और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सीटेट पेपर 2 का सोशल साइंस, जिसमें हम बेसिकली हम गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे कि सरकार क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके स्तर क्या होते हैं और खासकर भारत में जो सरकार की प्रणाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लें। सरकार क्या होता है? सरकार एक राज्य का प्रमुख अंग होता है। राज्य जो है पॉलिटिकल साइंस की भाषा में हम देश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि राज्य को क्या बोला जाता है, देश। ठीक है, जो हम नॉर्मल भाषा में हम कोई देश बोलते हैं तो उसको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य बोला जाता है। तो सरकार जो है किसी भी राज्य का प्रमुख अंग होता है जो कि किसी भी देश का शासन चलाने का काम करता है। सरकार शब्द का प्रयोग जो है वो दो अर्थों में किया जाता है। खासकर एक होता है संकुचित, दूसरा होता है व्यापक। ठीक है दोस्तों, संकुचित अर्थों में अगर हम बोलें तो बेसिकली जो कार्यपालिका होती है वो कार्य करती है, वही सरकार चलाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम व्यापक अर्थों में बोलें तो इसमें न्यायपालिका और इसमें विधायिका, ये तीनों सॉरी ये तीनों सरकार के जो अंग होते हैं ये मिलके किसी भी देश का शासन चलाते हैं। और इन तीनों का अलग अलग कार्य होता है और तीनों ये अपने अलग अलग कार्य करते हैं, किसी की एक दूसरे की जो अधिकार क्षेत्र हैं उसके अंदर बाधा नहीं डालते। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का स्तर क्या होता है? सरकार जो है वो अनेक स्तर पे काम करती है। इसको हम बेसिकली हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। सबसे फर्स्ट है नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे। नेशनल लेवल का मतलब ये है कि पूरे राष्ट्र के लिए यानी पूरे देश के लिए जो कानून का निर्माण होता है, जो भी केंद्र सरकार द्वारा फैसले होते हैं वो लिए जाते हैं नेशनल लेवल पे। इसके अलावा ये ऐसे फैसले होते हैं या ऐसे कानून जो भी पूरे देश को प्रभावित करता है, यानी हर व्यक्ति को, हर नागरिक को प्रभावित करता है। इसके अलावा जब भी राष्ट्रीय सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो इसका पालन जो है वो सभी राज्य की सरकारें भी करनी पड़ती हैं, उनको भी करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं राज्य स्तर पे। स्टेट लेवल का हमारा मतलब है कि राज्य स्तर की सरकार राज्य से संबंधित ही कार्यों को करती है, जैसे कानून का निर्माण, उनका क्रियान्वयन और खासकर जैसे लोक कल्याणकारी कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। थर्ड है स्थानीय लेवल, लोकल स्तर। लोकल स्तर का मतलब है कि स्थानीय सरकार यानी वह सरकार जो उसी गांव, कस्बे या शहर से संबंधित होती है और उसी गांव, कस्बे या शहर के लोगों द्वारा ही नियंत्रित होती है। यानी स्थानीय लोग मिलके जब कोई शासन चलाते हैं स्थानीय स्तर पे तो वो होता है स्थानीय स्तर। और इसमें बेसिकली हम पार्क का निर्माण, खेल कूद वाली जगहों का निर्माण और स्थानीय विवादों का निपटारा हम करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के प्रकार। सरकार के प्रकार के अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? बेसिकली इसको बोला जाता है लोगों का शासन। लोगों का शासन जो है वो लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा तंत्र जहां पे शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है। ठीक है, इसके अलावा लोकतंत्र के कई भाग होते हैं, यानी लोकतंत्र के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें हम चार प्रकारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है प्रत्यक्ष या प्रतिनिधि। हम बेसिकली इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि सीधे जनता जनता जो है वो सरकार के बंदों को, यानी जो भी सरकार चलाने वाला है उनको चुनती है। ठीक है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें जनता जो है वो कुछ प्रतिनिधि चुनती है। किसे चुनती है? प्रतिनिधि।
प्रतिनिधि। और यही प्रतिनिधि जो है वो आगे चलकर सरकार बनाते हैं और या सरकार के लोगों को चुनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो ये बेसिकली अभी वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो भारत में भी है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम संवैधानिक राजसत्ता। इस तंत्र में क्या होता है कि राजा जो है वो प्रमुख होता है, लेकिन राजा जो शासन कर रहा है वो संविधान के अनुसार कर रहा है। ठीक है, संविधान से बाहर निकल के कोई भी काम नहीं कर रहा है। ये इसका उदाहरण अगर हम बात करें तो इसका उदाहरण है ब्रिटेन। ठीक है, वहां पे ही लोकतंत्र है, राजा भी है, लेकिन वो संविधान के अनुसार राजा कोई भी कार्य करता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं राजसत्ता। राजसत्ता का मतलब है कि इसमें जो है राजा ही सर्वोपरि है, सॉरी, राजा जो है, राजा ही सब कुछ है। राजा जो भी फैसले कानून बना दिया वो उसको सबको मानना होगा, और इसकी जो सत्ता है वो इसके पुत्रों को, सॉरी, इसके पुत्रों को हस्तांतरित होती रहती है। राजा की जो सत्ता है वो इसके पुत्र ले लेते हैं, और यही जो है इनके वंशज जो हैं वो आगे चल के सत्ता संभाले रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं अभिजात वर्ग। ये एक अमीर लोगों का वर्ग होता है जो कि सरकार बनाते हैं और उस सरकार को चलाने का कार्य करते हैं, और ये भी सत्ता जो है वो इनके बाद इनके पुत्रों को या इनके जो भी वंशज हैं उनको प्रदान की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा है सॉरी, इसी का ही हमारा जो फर्स्ट पार्ट था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, पहला था लोकतंत्र। सेकंड की हम बात करते हैं तो वो है सख्त शासकों का शासन। सख्त शासकों का शासन का मतलब है, सबसे पहली चीज हमारे मन में आती है निरंकुशता। ठीक है, जो कि हमने हिटलर के टाइम पे हमने तानाशाही शासन रवैया देखा था। निरंकुश शासन क्या होता है कि इसमें कोई भी राजा जो है या कोई भी एक व्यक्ति वो सबसे पावरफुल होता है, उसके पास असीमित शक्तियां होती हैं तथा कोई भी संवैधानिक नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तानाशाही शासन की। तो इसमें एक ही व्यक्ति जो होता है वो हिंसा पूर्वक अपनी सारी बात जो है वो लोगों से मनवाता है, और कोई भी कार्य जो उसको करवाना होता है वो तानाशाह का वो उसी हिसाब से करवाता है, लोगों पे हिंसा करके। सेकंड है अधिनायकवादी। अधिनायकवादी का मतलब है इसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर सरकार नियंत्रण रखती है, सरकार। और यह आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि सरकार जो है वो हर व्यक्ति पर नियंत्रण कौन से देश की सरकार रखती है, वो है सोवियत संघ। ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ में हर चीज पे सरकार का अधिकार होता है, चाहे वो प्रजा की जान ही क्यों ना हो, उनका जीवन ही क्यों ना हो। तो अधिनायकवादी शासन वह शासन होता है जिसमें हर चीज पे सरकार का नियंत्रण है। थर्ड है साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब है कि इसमें सभी प्रकार के जो व्यापार हैं वो होते हैं क्या, सरकारी। कोई भी चीज जो है साम्यवाद में प्राइवेट नहीं होती है। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं चीन, सॉरी, चीन जो है इसका अभी वर्तमान समय में इसका उदाहरण है, साम्यवाद की सेज पर है ये। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है अराजकतावाद, यानी ऐसी जगह जहां पे सरकार की अनुपस्थिति होती है उसे हम बोलते हैं अराजकतावाद। ठीक है, यहाँ इसमें सरकार को शोषण का साधन बताया जाता है और यह स्वशासन पर बल देता है। किस पर बल देता है, स्वशासन, यानी जो भी लोग हैं वो खुद ही शासन करेंगे, यानी खुद के ही नियंत्रण में रहेंगे। इसके बाद है बेसिकली लास्ट पॉइंट है हमारा लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। लोकतांत्रिक सरकार के बारे में अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार वो सरकार होती है जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसके अलावा लोकतांत्रिक सरकार कानून के शासन पर आधारित होती है। बेसिकली हम लोकतांत्रिक सरकार की अगर हम बात करें तो ये जो है कानून के शासन पर आधारित होती है।
ये भी दो प्रकार की होती है लोकतांत्रिक सरकार। पहली होती है अध्यक्षात्मक, जिसमें राष्ट्रपति जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। दूसरा होता है संसदीय। संसदीय प्रणाली में जो प्रमुख होता है, मंत्री प्रमुख होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो कि भारत में है। और अध्यक्षात्मक की अगर हम बात करें तो उसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है, तो वो है अमेरिका में। इसके बाद हम बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार के तीन भाग होते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रतिभागिता। प्रतिभागिता का मतलब है कि लोकतंत्र में जनता को शासन कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसी कारण अगर हम बात करें कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह बोला था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित शासन है। ठीक है, ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है कि ये किसने बोला था। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बोला था। सेकंड पे आते हैं विवादों का समाधान, रिसॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। इसके बारे में अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में विवादों के समाधान का पर्याप्त प्रबंधन किया जाता है। भारतीय संविधान के अगर हम बात करें तो विवादों के समाधान के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे अगर उच्चतम न्यायालय राज्यों तथा दूसरे राज्यों के बीच में, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में, या राज्य और केंद्र के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उस विवादों का समाधान करती है। जनता का जनता से यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, या किसी सरकार का जनता से अगर कोई भी भेदभाव होता है, विवाद होता है, तो उसे उसका निर्णय जो है वो न्यायपालिका करती है। ठीक है, इसी के हिसाब से अगर हम भारत की बात करें तो संविधान में इस विवादों के निपटान के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, तो जिसे हम बोलते हैं 3 सूची है। सबसे पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियां जो हैं वो बेसिकली हमारे संविधान में बनाई गई हैं। संघ सूची जिसमें जो भी कानून है वो सबका कानून का निर्माण जो है वो केंद्र सरकार करेगी। सेकंड है राज्य सूची। राज्य सूची में जो भी कानून का निर्माण है वो राज्य को करना है। और थर्ड है समवर्ती सूची। ये दोनों ही कर सकते हैं, मिलके भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, ये इनकी मर्जी पे है। लेकिन अगर समवर्ती सूची में से किसी कानून पे विवाद होता है केंद्र और राज्य के बीच में, तो इस पे कानून बनाने का निर्णय जो है वो केंद्र का होता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट पे आते हैं समता और न्याय। क्योंकि भारतीय संविधान में ये बोला गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष जो है वो समानता मिली हुई है। इसके अलावा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये खासकर हमारा अनुच्छेद 14 जो है, 14 से 18 में समानता का अधिकार जो हमें दिया गया है, इसी के आधार पे हम जो है भारत देश में समानता का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर हम न्याय की बात करें तो सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय देने में भेदभाव नहीं करेगी। ये हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकार के रूप में वर्णन इसका किया गया है। तो दोस्तों ये बेसिकली हमारा ये गवर्नमेंट के ऊपर जितना भी ये सारा था ये आपका ख़त्म हो चुका है। और इतनी ही छोटी क्लास में आपको लगभग इसके सारे क्वेश्चन जो है बेसिकली आपको पता चल गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो इसमें आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है, इस वीडियो को पूरा समझें और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए वो हमें कमेंट करके बताएं। और अगर ये वीडियो हल्की सी भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे एक लाइक कर दें और एक दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।